ओके हाँ, तो बेटा वापस आ जा। तो लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस किए थे क्या? आई थिंक सो डायमेंशन फार्मूला ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, राइट ना? और डायमेंशन फार्मूला ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में आई थिंक सो अभी सिर्फ हमने 7 डिफरेंट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और किसके बारे में बात किया था? लेंथ के बारे में, कि है ना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो लेंथ था आपका, लाइक पेरीमीटर इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ लेंथ, राइट ना? डायमीटर, रेडियस, सरकमफेरेंस, है ना, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, ये सब क्या है एग्जैक्टली? आर्क लेंथ, है ना, ये सब एग्जैक्टली क्या है आपका? ये एग्जैक्टली लेंथ है, लेंथ का फंडामेंटल फॉर्म है। और उस लेंथ के फंडामेंटल फॉर्म के बेसिस पर हमने उसका डायमेंशन फार्मूला डिस्कस किया। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या और सीखेंगे हम लोग क्या? डायमेंशन फार्मूला ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, की कोई भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशन फार्मूला हम कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है? उसके बेसिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक होगा आपका क्या? डायमेंशन फार्मूला ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके, और एक बार रिकॉल कर दूं मैं ताकि आप कनेक्ट हो जाएं क्लास से, है ना? हमने पढ़ा था क्या पहले चीज़ एग्जैक्टली डायमेंशन फार्मूला का मतलब क्या था? तो ये इसका मतलब ये था ना कि एनी फिजिकल क्वांटिटी which can be represented as power of mass, ठीक है ना, लेंथ एंड टाइम, ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके थे, विच इज एज m to the power a, l to the power b and t to the power c। तो सीधा सीधा मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो m a l b t c टर्म में जो रिप्रेजेंटेशन है वही आपका क्या है? डायमेंशन फार्मूला। अब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के बारे में भी बात कर लेता हूँ, इसका मतलब भी समझा देता हूँ आपको। तो किसी को भी m a l b t c इसके टर्म में रिप्रेजेंट करना, इसका मतलब क्या हो रहा है? आप उसका डायमेंशन फार्मूला रिप्रेजेंट करें। दूसरा चीज़ आपको पता करना है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, है ना? बात कर रहे हैं हम लोग किसके बारे में? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में। तो इसके लिए हम लोग, आपने पढ़ा था पहले भी हम लोगों ने, कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहने का मतलब क्या है? द क्वांटिटी विच हैज एक्सप्रेशन ऑफ फंडामेंटल, मतलब विच हैज एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशन, ठीक है, विच हैज एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशन ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। हम यहाँ पर रिलेशन क्यों बोल रहे हैं वो मैं आपको एग्जैक्टली समझाऊंगा। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, हम रिलेशन क्यों बोल रहे हैं उसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल देखो बेटा, इधर जान दो, अगर हमें ऑब्जर्व करो, अगर मैं, ठीक है, यहाँ पर भी हूँ, इनिशियल पॉइंट मेरा यहाँ पर है, मान लो ना, ये रहा मेरा इनिशियल पॉइंट, एक्स इनिशियल यहाँ पर है, ठीक है? अच्छा, एक्स इनिशियल अगर यहाँ पर है तो मैं यहाँ से ऐसे चल रहा हूँ, ऐसे चलना शुरू किया, यहाँ पहुँचा, ये मेरा कौन सा पॉइंट हो गया? एक्स फाइनल पॉइंट हो गया। तो हमारा क्या, देखो यहाँ से यहाँ तक में पहला एक चीज़ क्या चेंज हो रहा है? वो चेंज हो रहा है कौन सा बेटा? पाथ लेंथ चेंज हो रहा है। इस पाथ लेंथ को आप डिस्प्लेसमेंट अगर कंसिडर करें तो डेल्टा एक्स इक्वल टू होता है क्या? एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जब हमारी बॉडी डिस्प्लेस्ड हो रही थी तो एक पाथ लेंथ कवर किया, डेल्टा एक्स। अब दूसरा चीज़ आप नोटिस करो बेटा, जब मैं यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चलना शुरू किया तो इस डिस्प्लेसमेंट में दूसरा एक क्वांटिटी और है जो अपने आप चेंज हो रहा है। अगर मैं नहीं भी चल रहा हूँ, जैसे मान लो क्या मेरा मन हुआ यहाँ पर रुक गया, फिर भी वो फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो रहा है, और वो कौन सा है? टाइम होता है। वो क्या होता है बेटा? टाइम एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो या तो मेरी बॉडी पूरा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मोशन में रहे, रुक जाए, वो टाइम ऐड होता रहेगा क्योंकि अभी मोशन ख़त्म नहीं हुआ, अभी फिर बी पॉइंट पर आया तो वो टाइम क्या हो गया? कंटिन्यू ऐड हुआ। तो हम क्या देख पा रहे हैं, जब हमारी बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डिस्प्लेस हुआ तो एक तो हमारा पाथ लेंथ चेंज हो रहा है, दूसरा हमारा क्या चेंज हो रहा है? टाइम चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है बेटा? टाइम चेंज हो रहा है कि यहाँ पर टाइम t1 था और यहाँ पर टाइम t2 है, तो चेंज इन टाइम कितना आ गया? t2 माइनस t1 इज इक्वल टू
डेल्टा टी, है ना। तो क्या देख पा रहे हैं हम लोग, डेल्टा टी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना है, डेल्टा एक्स है। तो मैं यहाँ पर रिलेशन निकालता हूँ, देखो यूनिटरी मेथड से एकदम बिल्कुल सिंपल टर्म में पढ़ेंगे फिजिक्स को, जनरल फिजिक्स समझो। देखो डेल्टा टी में कितना चेंजेस हुआ पाथ लेंथ, डेल्टा एक्स, इसलिए 1 सेकेंड में कितना चेंजेस हुआ, तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। तो यहाँ पर क्या है, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मैं इसको पहले समझाता हूँ। डेल्टा एक्स यानी पाथ लेंथ है, पाथ लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होगा, पाथ लेंथ है, लेंथ है, तो लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर, यानी यहाँ पर मीटर हो गया आपका। और डेल्टा टी चेंज इन टाइम है, टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड। तो हम क्या देख पा रहे हैं, जब हमने इन दो फिजिकल क्वांटिटी का एक रिलेशन आइडेंटिफाई किया, उस रिलेशन से हमें एक यूनिट प्रोड्यूस हुआ। ये कौन सा यूनिट है, डिराइव्ड यूनिट है। ये कौन सा यूनिट है, डिराइव्ड यूनिट है। अगर ये डिराइव्ड यूनिट है तो डिराइव्ड यूनिट किसी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए इसको समझने के लिए हमने क्या नाम दे दिया, वेलोसिटी। क्या नाम दिया बेटा, वेलोसिटी। इसका मतलब क्या, अगर डायमेंशनली हमें वेलोसिटी को डिफाइन करना हो, डायमेंशनली, तो क्या हम लिख सकते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ पाथ लेंथ बाई टाइम, यानी इट इज़ द रेशियो ऑफ लेंथ पर यूनिट टाइम, ऐसा लिख सकते हैं, इट इज़ रेशियो ऑफ लेंथ टू टाइम। कोई कन्फ्यूजन वाली बात तो नहीं है। तो डायमेंशनली वेलोसिटी क्या है आपका, एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है जो लेंथ और टाइम का रेशियो होता है। इसलिए यहाँ से क्या आ गया, वेलोसिटी इज इक्वल टू एल बाई टी। अब देखो लेंथ का डायमेंशन फार्मूला एल होता है और टाइम का डायमेंशन फार्मूला टी होता है, इसलिए इसको एग्जैक्टली अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एल टी इनवर्स 1। क्यों, नीचे पावर कितना 1 है बेटा, अगर पावर को ऊपर ले जाएंगे तो किस में जाएगा, इनवर्स में जाएगा, इसलिए क्या लिखेंगे, एल टी इनवर्स 1। कोई कन्फ्यूजन वाली बात तो नहीं है ना। यानी यहाँ से अगर देखा जाए तो वेलोसिटी का डेफिनेशन होगा क्या, वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होगा बेटा, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। इसलिए हमें दो चीज़ समझ में आया। पहला चीज़ क्या, द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, एंड दूसरा चीज़ समझ में आया बेटा, द डायमेंशन फार्मूला ऑफ वेलोसिटी इज एल टी इनवर्स 1। अगर एग्जैक्टली इसको लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, इट इज़ एम नॉट एल टी इनवर्स 1। इसका मतलब भी होता है, इसका एक साइंटिफिक मतलब होता है। क्या होता है इसका साइंटिफिक मतलब आप लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम नॉट, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, एंड वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है, अगर एम नॉट है तो एम नॉट का मतलब 1, आपने पढ़ा होगा ना, किसी भी पर पावर अगर 0 लगा दिया जाए तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अगर ये 1 प्रोड्यूस करता है, दैट मीन्स क्या लिख सकते हैं, दैट मीन्स क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या बेटा रे, देखो यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम मास, विल बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम मास। कोई कन्फ्यूजन वाली बात तो नहीं है ना। तो डायमेंशन फार्मूला बहुत कुछ रिफ्लेक्ट करता है, इसको आपको एकदम फंडामेंटल कंडीशंस में समझना होगा। ये चैप्टर अगर आप समझते हैं बेहतर ना, तो आपका पूरा फिजिक्स बेहतर रहेगा, 11 12 दोनों, है ना। चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए।
हो गया बेटा, मिटाएं। अब देखो इसको मिटाएं ना, हो गया। ओके अब देखो यहाँ पे, हाँ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। अगला चीज़ समझो, देखो यहाँ पे जैसे, यानी कहने का मतलब बेटा देखो वापस आ जाए, हमने पढ़ा क्या है, यानी मास के लिए डायमेंशन फार्मूला m होगा, लेंथ के लिए डायमेंशन फार्मूला l होगा, और टाइम के लिए डायमेंशन फार्मूला क्या है आपका t। तो एक एक करके हम रिलेशन देखते जाते हैं और निकालते जाते हैं। जैसे पहला चीज़ अगर बात करते हैं बेटा हम लोग एरिया के लिए, अब मैथमेटिक्स में थोड़ा समझो, आपने पढ़ा होगा एरिया के लिए क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, बताना फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है ना हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, है ना, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। अच्छा देखो, तो बेस भी एक लेंथ है और हाइट भी क्या है, एक लेंथ है। अगर बेस और हाइट दोनों लेंथ है और ये न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होता, लेकिन बेस और हाइट ये दोनों लेंथ का कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड है, तो क्या होगा, यानी लेंथ है तो लेंथ के लिए l इंटू एल, तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, l स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है ना। ये भी आपका क्या है, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है, बिकॉज ये लेंथ के 2 पावर के लिए मैटर कर रहा है। दूसरा देखो, अगर एरिया में ही आप आते हैं तो अगर किसी ने लिखा क्या है, एरिया ऑफ सर्कल, चलिए बताइए क्या होता है फार्मूला, पाई आर स्क्वायर होता है ना। अगेन देखो यहाँ से पाई, अगर अगेन न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, आर स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर, अगर रेडियस का स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या होगा, एल इंटू एल, क्योंकि रेडियस लेंथ मैंने आपको बता रखा है एक फंडामेंटल क्वांटिटी, तो रेडियस का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। क्लियर है ना। अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बताना बेटा, अगर किसी ने आपसे पूछा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू विथ एल इंटू बी, अगेन क्या हो जाएगा, एल इंटू एल, क्या हो जाएगा ये भी, एल स्क्वायर। यानी एल स्क्वायर यहाँ पर जो है वो क्या है, एक तरीके का डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है, बिकॉज ये 2 लेंथ के डायमेंशन पर डिपेंड कर रहा है। एक लेंथ कौन से रूप में है, विड्थ के रूप में, और दूसरा हाइट के रूप में, बेस के रूप में, हाइट के रूप में, लेंथ के रूप में, विड्थ के रूप में। कोई कंफ्यूजन ले आप तो नहीं ना। तो एरिया कैसा क्वांटिटी हो गया आपका, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। कैसा हो गया बेटा, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी हो गया, जो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो दूसरा देख लेते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे अभी हमने बोला कि वेलोसिटी था, एक और होता है आपके पास डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस बाई टाइम क्या होता है आपका, स्पीड होता है। डिस्टेंस बाई टाइम क्या होता है आपका, स्पीड होता है। डिस्टेंस के लिए भी हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं, लेंथ कंसिडर कर सकते हैं, यानी यहाँ पर भी लेंथ है और टाइम है, तो लेंथ का डायमेंशन फार्मूला l और टाइम का डायमेंशन फार्मूला t, इसलिए ये भी क्या लिख सकते हैं, LT इनवर्स 1। तो स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, डायमेंशनली सेम है। स्पीड और वेलोसिटी डायमेंशनली क्या है, सेम है, बट स्पीड और वेलोसिटी डिफर करेगा। आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, एक वेक्टर होगा, दूसरा क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। वेक्टर वो जो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, स्पीड डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा, वेलोसिटी डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। चलिए तीसरा चीज़ देखो यहाँ पर, तीसरा आपको यहाँ पर क्या मिल गया बेटा, स्पीड मिल गया, ठीक है ना, आपको वेलोसिटी मिल गया। अब हम लोग देखते हैं क्या, एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल जो पॉइंट ए पर है, हमने बोला क्या, वो v1 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। वो क्या कर रहा है, v1 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और हमने इस पार्टिकल पर एक फोर्स अप्लाई किया। जैसे ही फोर्स अप्लाई किया, ये पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो गई और कितना चलना शुरू हो गया, v2 मीटर पर सेकंड। हम क्या देख पा रहे हैं, ए से बी जाने पर इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्या हो रहा है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, v2 माइनस v1 इक्वल टू डेल्टा v। जब इस पार्टिकल में वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो हम लोग कहते हैं क्या, कि वेलोसिटी चेंज होने के साथ साथ एक चीज़ और चेंज हो रहा था, t1 टाइम था और यहाँ पर क्या है, t2 टाइम है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, दूसरा चीज़ चेंज साथ में, चेंज इन टाइम। अच्छा, अगर टाइम चेंज हो रहा है तो क्या लिख सकते हैं, t2 माइनस t1 क्या हो जाएगा, डेल्टा t। तो अगेन हम लोग देख पा रहे हैं क्या, डेल्टा t सेकेंड में चेंज इन वेलोसिटी कितना है, डेल्टा v। तो यूनिटरी मेथड अगेन, इन डेल्टा t सेकेंड चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v, इन 1 सेकेंड चेंज इन वेलोसिटी इज डेल्टा v बाय डेल्टा t। अब ऑलरेडी हम पहले एक बार पढ़ चुके हैं
डेल्टा वी के लिए मीटर सेकेंड इनवर्स होता है, और एक टाइम और है, सेकेंड हो जाएगा नीचे। अच्छा, इस सेकेंड को ऊपर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीटर सेकेंड इनवर्स 2। अब ऐसा यूनिट क्या हो गया इसका, देखो ऐसा यूनिट क्या हो गया इसका, तो ऐसा यूनिट हो गया मीटर सेकेंड इनवर्स 2। अब ये एग्जैक्टली है क्या चीज़ जो कि हम देख पा रहे हैं, क्या ये मीटर पर सेकेंड तो है नहीं, उसका डिराइव्ड यूनिट है। इस डिराइव्ड यूनिट को हम लोग कहते हैं क्या, एक्सेलरेशन, है ना, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन किसका रेशियो है, या तो वेलोसिटी को टाइम के साथ आप एक बार देख लीजिए, या तो आप लेंथ को 2 बार टाइम के साथ देख लीजिए। लेंथ को कितने बार, 2 टाइम। क्यों, लेंथ को एक बार देखेंगे टाइम के साथ तो वेलोसिटी प्रोड्यूस हुआ, और फिर उस वेलोसिटी को टाइम के साथ देख रहे हैं तब ना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं फंडामेंटल टर्म में, अगर डायमेंशनली लेंथ को टाइम से 2 बार डिवाइड कर दिया, डायमेंशनली लेंथ को टाइम से 2 बार डिवाइड कर दिया, तो जो आपका प्रोडक्ट होगा वो क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो एक्सेलरेशन को डिफाइन कर सकते हैं, क्या डिफाइन कर सकते हैं बेटा, बताना, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। क्लियर है ना। और एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला, यानी इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला डेल्टा वी बाय डेल्टा टी पर डिपेंड करेगा। डेल्टा वी के लिए एल टी इनवर्स 1 देख चुके हैं, टाइम का टी होता है, इस टी को भी ऊपर ले जाएंगे, क्या आ जाएगा, एल टी इनवर्स 2, माइनस नहीं बोलेगा, एल टी इनवर्स 2। समझ में आया ना। तो ये एक्सेलरेशन, ये क्या एक्सेलरेशन है, ये क्या स्पीड है, ये क्या है डिफरेंट टाइप ऑफ एरिया, ये सब के सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी हैं। कैसे फिजिकल क्वांटिटी हैं बेटा, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी हैं, क्योंकि एक से अधिक टाइप के उसमें क्या है, डायमेंशनली फार्मूला इन्वॉल्व है। समझ में आया, नोट कर लो इसको भी।
हो गया बेटा? मिटाए ना? हाँ, थोड़ा जल्दी करो, है ना? मिटाएं इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट मैं फार्मूला बताऊंगा, तुम लोग बताना, ठीक है ना? मैं सिर्फ फार्मूला बताऊंगा, तुम लोग बताना क्या लिखना है उसको। ओके, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट बेटा, अगर आपसे किसी ने वॉल्यूम के बारे में पूछा तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ होता ना, एरिया इंटू लेंथ। अच्छा, एरिया के लिए हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एल स्क्वायर इंटू एल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? एल क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? एल क्यूब, ठीक है ना? अच्छा, नेक्स्ट देखो बेटा, डेंसिटी इक्वल टू होता है क्या? डेंसिटी इक्वल टू क्या था? मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू क्या था? मास बाय वॉल्यूम। हमने ऑलरेडी मास के लिए पढ़ा था। मास के लिए क्या होता है? एम। वॉल्यूम के लिए क्या होता है? एल क्यूब। यानी अगर इसके लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? एम इनवर्स एल क्यूब। समझ में आया? एम इनवर्स एल क्यूब। चलिए नेक्स्ट देखो बेटा, बताना मुझे, है ना? हम लोगों ने अभी पढ़ा था, मास का पढ़ा, एक्सेलरेशन का पढ़ा। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स इक्वल टू क्या होता है बेटा? मास इंटू एक्सेलरेशन। अच्छा, मास के लिए हम लोगों ने अभी पढ़ा था, मास के लिए क्या होता है? एम होता है, इंटू एक्सेलरेशन के लिए एल टी इनवर्स 2, है ना? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एम एल टी इनवर्स 2। क्लियर है ना? अच्छा, नेक्स्ट देखो, यहाँ पर मैं एक और फॉर्मूला लिख रहा हूँ। फोर्स इज इक्वल टू, मैंने लिखा क्या? एम इंटू वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है ना? जहाँ पर एम मास है, वी वेलोसिटी है और आर डिस्टेंस है या रेडियस है। तो एम मास है, तो एम मास है, एम वेलोसिटी के लिए क्या पढ़ा था? एल बाई टी का स्क्वायर हो जाएगा, बाय रेडियस है ना, रेडियस के लिए एल है। अब देखना ध्यान से, इसके लिए क्या लिख सकता है? यानी यहाँ पर लिखना हो मुझे तो क्या लिख सकते हैं? एम एल स्क्वायर बाय नीचे एल इंटू टी, टी स्क्वायर होगा, देखो ना, क्योंकि इसका स्क्वायर किया तो एल का स्क्वायर टी का स्क्वायर, एल का स्क्वायर टी का स्क्वायर, एक एल कट गया, आपके पास क्या बच गया? एम एल टी इनवर्स 2। क्या ये वाला डायमेंशन, ये वाला डायमेंशन दोनों सेम है? तो डायमेंशनली फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन और डायमेंशनली फोर्स इक्वल टू मास इंटू वी स्क्वायर बाय आर, दोनों क्या है? सेम। दोनों क्या है? सेम। कोई कन्फ्यूजन याद तो नहीं है ना? चलो नेक्स्ट, ऐसे इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स बोलते हैं बेटा इसको? सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि सेंटर की ओर लगता है। किधर लगता है? सेंटर की ओर। जैसे मान के चलो ना कि अगर मैं इसको बांध दूँ, लेट अस से दैट कि ये यहाँ पे इसको हैंग कर दो, ठीक है ना? और देख इधर ध्यान दो बेटा, हाँ ध्यान दो इधर, और इसको ऐसे हैंग किया और ऐसे घुमाया, ठीक है? तो क्या हो रहा है? एक यहाँ पे सेंटर जनरेट हुआ जब मैं इसको घुमा रहा हूँ, तो एक फोर्स लगा सेंटर से बाहर, जो इस पेन को किधर फेंकना चाह रहा होगा? बाहर फेंकना चाह रहा होगा। लेकिन जब मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ तो क्या ये पेन बाहर जा रहा है? नहीं ना। इसका मतलब कोई और फोर्स है जो बाहर से इसको किधर भेज रहा है? अंदर की ओर भेजता है। तो जो फोर्स सरकमफ्रेंस से सेंटर की ओर भेजता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो फोर्स सेंटर से बाहर की ओर भेजता है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो इस रोटेशन में दो फोर्स काम कर रहा है, एक फ्रॉम सेंटर टू आउट और दूसरा फ्रॉम आउट टू सेंटर। समझ में आना? तो सेंटर टू आउट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और आउट टू सेंटर सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा क्या हो जाएगा आपका? एम बी स्क्वायर बाई आर। क्लियर ना? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बदलता रहता है कंडीशन के हिसाब से। जैसे यहाँ पर ये थ्रेड है ना, तो थ्रेड के लिए टेंशन फोर्स, स्प्रिंग रहेगा तो स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग फोर्स, ठीक है ना? और अगर मान लो रोड पर आपने देखा होगा क्या, बस चला रहे होते हैं हम लोग, है ना, और सडनली किसी गोलंबर पर बस को घुमाते हैं तो हमारी बॉडी विंडो साइड ऐसे जाती है। हम अपने आप को बचाने के लिए क्या करते हैं? देखो ऐसे फोर्स लगाते हैं, ये फोर्स लगा अंदर की ओर और ये फोर्स लगा किधर? बाहर की ओर। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। बस के कंडीशंस में, कार के कंडीशंस में, साइकिल के कंडीशंस में, राइट ना? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा? जो हमने लगाया। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना?
तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा mv²/r होगा, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं ना। अच्छा देखो, किसी ने बेटा फोर्स को ऐसे लिख दिया, मान लो किसी ने फोर्स को ऐसे लिख दिया। अच्छा पहले मैं मोमेंटम डिफाइन करता हूँ। मोमेंटम इज इक्वल टू होता है क्या, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम को क्या बोलते हैं, P, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। अच्छा मास के लिए होता है m, इनटू वेलोसिटी के लिए क्या होता है LT इनवर्स 1, LT इनवर्स 1, यानी एग्जैक्टली इसका क्या आ जाएगा MLT इनवर्स 1। क्लियर है ना। अच्छा अब देखो मैं दूसरा लिख रहा हूँ, किसी बच्चे ने फोर्स को ऐसे लिख दिया आपके लिए, फोर्स इज इक्वल टू मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम, मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम। अगर ऐसा किसी बच्चे ने लिख दिया तो देखिए, यानी F इक्वल टू मोमेंटम के लिए तो ऊपर आ गया, आपको क्या आ गया MLT इनवर्स 2, MLT इनवर्स 1 बाई टाइम है। इस टाइम का पावर भी 1 ऊपर जाएगा, क्योंकि इधर नीचे प्लस में ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो -1 ऑलरेडी पहले है, -1 एक और जाएगा तो -2 हो जाएगा ना। सो फोर्स इज इक्वल टू MLT इनवर्स 2, यानी डायमेंशनली मोमेंटम बाई टाइम भी क्या है, फोर्स है डायमेंशनली। समझ में आएगा ना। तो ऑल दीज आर द फोर्स एंड ऑल दीज आर द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है ना। लिखो लिखो, नोट करो जल्दी। ये आपको दिख रहा है ना बेटा, ये क्या है ML² है ना, MLT इनवर्स 2। हो गया ना, कोई डाउट तो नहीं है ना। ठीक है, काफ़ी आज इतना। ठीक है, सी यू टुमारो। आज कुछ असाइनमेंट भेज दूंगा, है ना, आप स्वयं बना के लाएंगे उसको। ठीक है।
और निकल